चलो शुरू करते हैं। ठीक है। देखो, कल हम लोगों ने नॉन रिलीजियस लिटरेचर हम लोग देख रहे थे, और नॉन रिलीजियस लिटरेचर में कुछ चीजें हम लोगों ने देख ली थी। जैसे हम लोगों ने मौर्यों के बारे में कहाँ से जानकारी कितनी कैसे कैसे मिलती है, हम लोगों ने ये देख लिया था। और अर्थशास्त्र को देख लिया था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देख लिया था, क्योंकि वो सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है मौर्यों का। अच्छा, अर्थशास्त्र के ऊपर कुछ टीकाएं भी लिखी गई, भाष्य भी लिखे गए, कमेंट्रीज जो मैंने आपको लिखवा दी थी। लेकिन अर्थशास्त्र एक ऐसी किताब है जिसके ऊपर बहुत बाद तक चीजें लिखी जाती रही। टीकाएं तो नहीं कह सकते उन्हें, यानी हम लोग कमेंट्री तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि अर्थशास्त्र से बहुत सारे उद्धरणों को लिया और अपनी किताबों में लिखा उन्हें। और विशेष तौर पर ऐसी किताबों में जो लॉ से रिलेटेड थी, जिनमें कुछ लीगल वर्क था, या पॉलिटिक्स के ऊपर जो लिखी गई किताबें थी, विशेष तौर पर उन ज्यादातर में अर्थशास्त्र की के जो उद्धरण हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, या जो थ्योरीज हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं। ऐसी ही दो किताबें, बल्कि एक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है नीति सार। ये 7वीं 8वीं शताब्दी की किताब है, और ये कामंदक नामक एक व्यक्ति ने लिखी थी। इसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का जिक्र है नीति सार में। तो आप इसको लिख लो, अभी बताता हूं भाष्य क्या होते हैं। फिलहाल आप इसको देखो। एक और किताब थी जो ज्योतिष के ऊपर बहुत प्रमाणिक मानी जाती है, गार्गी संहिता। संहिता एक बड़ी अच्छी किताब है ज्योतिष के ऊपर लिखी गई। इसके जो राइटर हैं वो तो, उनके बारे में तो कोई जानकारी मिलती नहीं है। ऐसा माना जाता है कि एक ऑस्ट्रोलॉजर्स के एक स्कूल ऑफ थॉट ने वो लिखी होगी उस समय। लेकिन इसमें यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। यवन माने ग्रीक। हालांकि विदेशियों को यवन कहा गया भारत में, लेकिन जिस समय ये लिखी गई उस समय ग्रीक्स ही आए इंडिया में, अलेक्जेंडर के बाद से। तो यानी ग्रीक के आक्रमण, ग्रीस लोगों के, यूनानियों के आक्रमण के बारे में इसमें से जानकारी मिलती है। तो एक, ठीक है। अब अगले पॉइंट से आप लिखना, पहले थोड़ा समझना इसे लिखने से पहले। देखो, 8वीं 9वीं शताब्दी तक तो यही चीजें भारत में रही जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया। कुछ और किताबें हैं, वो उनका जिक्र आगे होगा, लेकिन हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट किताबें ये थी। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि भारत में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी, और वो लोग ये कहते हैं कि जैसे वेस्ट में, पश्चिम में जिस तरीके से हिस्ट्री लिखी गई, इतिहास को लिखे जाने का तौर तरीके थे, वो भारत में लोगों को ज्ञात नहीं थे। इसलिए भारत में कोई इतिहास की प्रमाणिक पुस्तक अब तक नहीं मानी गई। अब तक माने जब तक कई मैंने किताबें आपको लिखवाई हैं, इनमें कोई भी पुस्तक ऐतिहासिक नहीं मानी गई है। ना तो वेद ऐतिहासिक माने गए, ना पुराण ऐतिहासिक माने गए। हालांकि वो तो ऐतिहासिक है ही नहीं, पुराण जरूर ऐतिहासिक है। हिस्टोरिकल उनमें चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि कहानियां हैं राजवंशों की, पर उनको भी हिस्ट्री की किताब माना नहीं गया। फिर हम ये सब हिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं सर? ये सब इसलिए हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं क्योंकि मानना और जानना दोनों में अंतर है। हम मानते हैं कि वो इतिहास की किताबें नहीं थी, लेकिन इनसे इतिहास के बारे में जानकारी जरूर मिलती है। तो जब जानकारी मिलती है तो पढ़ने में क्या दिक्कत है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहली ऐतिहासिक किताब भारत में अगर कोई मानी गई तो वो राज तरंगिणी मानी गई। एक कश्मीर के कवि हुए बड़े फेमस, कलहण। देखो, अब ये किताब इंपॉर्टेंट हो गई।
क्योंकि अमित शाह जी ने जाके कश्मीर में कुछ चर्चा की इस बात की। भारत के भी वो एक राष्ट्र कवि माने गए हैं कल्हण। राष्ट्र कवि माने कि उस समय के सबसे प्रोमिनेंट कवि माने गए हैं। चलो अब आगे करते हैं, आगे लिखते हैं। तो मैं आप लोगों से यही चर्चा कर रहा था कि राजतरंगिणी को पहला, राजतरंगिणी सबसे पहला ग्रंथ था जिसे जिसे ऐतिहासिक माना गया है, हिस्टोरिकल माना गया है। ये कवि थे कश्मीर के कल्हण, उनकी किताब है ये राजतरंगिणी। संस्कृत में लिखी गई, तो बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा इसमें है क्या, एक तो ये किताब संस्कृत में लिखी गई, दूसरे इसमें पुराने राजाओं के और राजवंशों का जिक्र है। मतलब 1150 से पहले जो राजा थे और राजवंश थे, इवन उत्तर भारत के भी और इवन कश्मीर के भी, जिन्होंने कश्मीर के ऊपर शासन किया, उनके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको दो और लोगों ने लिखा। कल्हण का नाम तो आता ही है, लेकिन दो लोग और थे जो इससे जुड़े हुए थे। एक का नाम था जॉन राज और एक श्रीवर। ये दो लोग और थे जो इससे जुड़े हुए रहे। हालांकि आपको एग्जाम में तो कल्हण ही आएगा, वही उत्तर भी लिखना है। अब एक और टॉपिक है जिससे हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में, वो है विदेशी यात्रियों के विवरण, द डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। खूब आता है यहां से सवाल, एक सवाल निश्चित है यहां से भी। देखो, जब जब भारत में विदेशी लोग आए, उन्होंने भारत के बारे में जरूर कुछ ना कुछ लिखा। जैसे पुराने समय में आपने कुछ लोगों का तो नाम सुना होगा, हुएन सांग का नाम सुना होगा, जिन्होंने भारत की यात्रा की और नालंदा यूनिवर्सिटी में वो पढ़े भी, लगभग 6 साल तक भारत में रहे। और उन्होंने एक कहानी, हाँ चाइनीज ट्रैवलर थे बिल्कुल, अभी हम लोग इसमें देखेंगे, चाइनीज ट्रैवलर थे वो। और लगभग वो 6 वर्ष तक भारत में रहे, है ना। 7वीं सदी में हर्ष के समय में, उस समय हर्ष उस समय राजा थे, उनके समय में इंडिया आए। उन्होंने एक किताब लिखी सी यू की के नाम से, सी यू की। हालांकि ये कहते हैं कि इसमें उन्होंने भारत के बारे में जिक्र किया। नहीं, गुप्तों के समय में नहीं आए थे, हर्ष के समय में आए। गुप्तों के समय में फाहियान आए थे, फाहियान सबसे पहले आए, ये पहले चाइनीज थे, फाहियान सबसे पहले आए, वो गुप्ता पीरियड में आए। और उन्होंने जो किताब लिखी, ये सब मैं कराऊंगा अभी आपको, ये तो केवल उदाहरण दे रहा हूं। तो जब वो भारत से गए तो उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम था फो क्यो की। इसमें भारत का जिक्र है। जब हुएन सांग आए, लगभग फाहियान के जाने के 200 साल बाद, हर्ष के समय में, 7वीं सदी में, तो 6 वर्ष तक तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में रहे। कुल मिला के 16 वर्ष तक भारत में रहे। और हर्ष के समय में वो इलाहाबाद भी आए थे, इलाहाबाद भी वो रुके। बल्कि ये कहते हैं कि एक बौद्ध संगति का आयोजन हर्ष ने उन्हीं की लीडरशिप में किया था। तो उन्होंने एक किताब लिखी जब वो यहां से चले गए, सी यू की। इसमें भारत का जिक्र है। कुछ लोगों का मानना है कि ये किताब उन्होंने नहीं लिखी, उनके एक दोस्त ने लिखी थी, क्योंकि उन्होंने ये सब कहानियां अपने दोस्त को बताई वहां जाके। तो फिर उन्होंने एक बुक लिख ली सीयूकी के नाम से। खैर जो भी है, कुल मिला के ये। एक तीसरे और राइटर थे इत्सिंग, ये भी चाइनीज थे, ये भी इंडिया आए और नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में काफी समय तक रहे। तो इन्होंने, अच्छा एक और थे, मातवान लिन, ये भी हर्ष के समय में इंडिया आए। और एक और राइटर थे जिनका नाम था चाउजुकुआ, ये भी चाइनीज थे। ये दक्षिण भारत में गए इसी समय, 7वीं 8वीं शताब्दी में, और दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दी। मतलब दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में इन्होंने लिखा, तो फिर वहां के इतिहास के बारे में जानकारी मिली। वैसे ही अरबी यात्री भी थे, अल बरूनी सबसे इंपॉर्टेंट है, अल बरूनी।
जब इंडिया आए, महमूद गजनवी के समय में इंडिया आए और उन्होंने बहुत शानदार जिक्र किया इंडिया का, क्योंकि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया बनारस में रह के। अलबेरूनी ने संस्कृत पढ़ी, पहले सीखी, और फिर यहाँ के जो ग्रंथ थे उनको संस्कृत में ओरिजिनली पढ़ा और फिर उनके बारे में लिखा, किताबें लिखी। तहकीक हिंद उनकी बहुत शानदार किताब है, किताबुल हिंद भी कहते हैं उसे। तहकीक माने इतिहास और हिंद माने मतलब भारत के इतिहास के बारे में, तो बहुत अच्छा जिक्र मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे फॉरेन राइटर्स हैं, हम लोग उन सबको इसमें देखेंगे बिल्कुल शुरुआत से। हेरोडोटस से जिक्र करेंगे उसका, जो जिन्हें इतिहास के पिता कहते हैं। हाँ विभूति बताओ। सर गलती से उठ गया था। अच्छा अच्छा, तो अब पहला पॉइंट आप लिखना। मैं आपको समझा चुका हूं कि हम लोग कैसे कैसे इस, देखो, भारत पर जिन लोगों ने सबसे पहले अटैक किया, विदेशियों ने, या भारतीयों का विदेशियों के साथ जब पहला संबंध कभी बना, तो वो ईरानियों का था। उस समय ईरानी एक रूलर थे, इसे हम लोग पारसी आक्रमण भी कहते हैं। ईरान में एक क्लान रूल करती थी जिसका नाम था हकामनी। आगे आएगा ये सब। हकामनी रूलर्स थे। उनमें एक सबसे पहला रूलर था जिसका नाम था साइरस। साइरस ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन वो फेल रहे। और फेल होने का कारण ये था क्योंकि रेगिस्तान जो था उसने एक रोड ब्लॉक बनाया हुआ था, उसको पार करना मुश्किल था। सिंध की तरफ से वो आ सकते थे, लेकिन उस तरफ से आक्रमण सफल नहीं हुआ। लेकिन उनके बेटे थे डेरियस, जिसे दारा भी कहते हैं, डेरियस फर्स्ट भी कहते हैं। उन्होंने सबसे पहला सक्सेसफुल अटैक किया 516 ईसा पूर्व में, 516 बीसी। ये सबसे पहला विदेशियों के साथ संपर्क था हमारा। तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी थे। और उसके बाद जो लोग इंडिया आए, दैट वाज सिकंदर, या यूनानी, ग्रीक। अब ईरानियों का जो अटैक था वो तो बहुत सिंपल रहा, केवल सिंध तक सीमित रहा, या कह सकते हैं कि केवल आउटर पेरिफेरी में रहा भारत के। लेकिन सिकंदर तो काफी अंदर तक आ गए थे, सिंधु नदी को पार कर लिया था उन्होंने। तो यूनानियों के साथ हम लोगों के संपर्क बहुत बढ़िया रहे। इतिहास लिखने की परंपरा, ये कहते हैं सबसे पहले यूनान में ही उसका जन्म हुआ। और एक विद्वान थे जिन्हें हेरोडोटस कहते हैं। हेरोडोटस ने सबसे पहले घटनाओं को क्रमबद्ध लिखना शुरू किया, सीक्वेंस में लिखना शुरू किया। इसीलिए इन्हें हिस्ट्री का पिता कहते हैं। जिस बुक में इन्होंने ये लिखी सबसे पहले यूनान के बारे में, यूनान में होने वाली घटनाओं को एक सीक्वेंशियल फॉर्म में लिखना शुरू किया, उस किताब का नाम था हिस्ट्री। शब्द ही उसका नाम था द हिस्ट्री। ये इनकी पहली किताब भी थी। हालांकि इसका एक और नाम था, हिस्टोरिका भी इसे कहा गया, और अंग्रेजी में इसे हिस्ट्री कह देते हैं। इसीलिए इन्हें इतिहास का पिता कहते हैं। तो यूनानियों से हम लोगों ने, कहते हैं कि सीखा और घटनाओं को क्रमबद्ध लिखना शुरू किया। इसलिए भारत में भी लिखे जाने की जो परंपरा है वो शुरू हो गई थी, लेकिन यूनानियों के देखने से ऐसा लोग बताते हैं। लिखना नेक्स्ट पॉइंट से। देखो, जब सिकंदर इंडिया आया तो वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके आया, कुछ उसके दोस्त भी थे। और ये राइटर्स थे, अच्छे राइटर्स थे, अच्छी चीजें लिखते थे। इनमें 3 लोग सिकंदर के साथ आए जिन्होंने भारत के बारे में कुछ कुछ लिखा बाद में। एक नियार्कस, दूसरे ऑन सिक्रेटाइस, और तीसरे अरिस्टोबुलस। ये 3 लोग थे, ये तीनों दोस्त थे सिकंदर के।
ये तीनों सिकंदर के समकालीन थे। इन्होंने भारत के बारे में जानकारी दी। देखो, भारत के बारे में दो तरीके के यूनानी लेखक हुए हैं जानकारी देने वाले। एक वो जो सिकंदर से पहले जानकारी देते हैं, मतलब सिकंदर के साथ जानकारी देते हैं, वो लोग जो सिकंदर के साथ आए फिर उन्होंने कुछ कुछ लिखा। और एक वो जो सिकंदर के बाद भारत आए और उन्होंने कुछ कुछ लिखा। ये तीनों सिकंदर के साथ आए थे। याद रखना, ये पूछा गया है एग्जाम में कि उपरोक्त में से कौन से राइटर हैं जो सिकंदर के साथ भारत आए। तो इन तीनों हैं ये। तो आप लिखना इसमें अगले पॉइंट में, नियार्कस, स्पेलिंग बोलूंगा मैं, नियार्कस, NIYARCUS, नियार्कस, ये दोस्त थे सिकंदर के। दूसरा लिखना ऑन सिक्रेटस, ऑन सिक्रेटस, इसमें लिखना स्पेलिंग OENCYCRITUS, ऑन सिक्रेटस। और तीसरा लिखना अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस, ARISTOBULUS, अरिस्टोबुलस। नियार्कस, ऑन सिक्रेटस एंड अरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक थे। सिकंदर के साथ भारत आने वाले यूनानी लेखक थे, ऐसा लिखिए। सिकंदर के साथ भारत आने वाले यूनानी लेखक थे। ऑन सिक्रेटस, नियार्कस एंड अरिस्टोबुलस were the writers who came with सिकंदर या who came with Alexander to India, है ना। अब ये तीन तो सिकंदर से पहले हैं, अब तीन सिकंदर के बाद के हैं। इन तीनों में अब ये तीन वो थे जो राजदूत के रूप में भारत आए, एम्बेसडर्स के रूप में इंडिया आए। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आने वाले हैं मेगास्थनीज, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है काफी। मेगास्थनीज की एक किताब है जिसका नाम है इंडिका, इनकी किताब है ये इंडिका। इसमें भारत के बारे में खूब जानकारी मिलती है, हालांकि प्रमाणिक नहीं है, कुछ लोग तो उसे बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते, पर फिर भी कुछ बातें हैं जो उससे पता चलता है। तो एक तो मेगास्थनीज, दूसरे डायमेकस, ये शायद डायमेकस, और तीसरे डायनोसियस, ये तीन लोग थे। जहां तक मुझे याद आ रहा है डायनोसियस, चलो अभी मुझे ध्यान बिल्कुल नहीं आ रहा, शायद बिंबिसार या बिंदुसार के समय में आए थे इंडिया। एक इनमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, फिर एक इसमें से बिंदुसार के दरबार में थे, और शायद एक अशोक के समय में इंडिया आए। खैर जो भी ना। अच्छा, ये क्यों फेमस है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए और 14 वर्ष तक भारत में रहे। इन्होंने एक किताब लिखी इंडिका, जिसमें भारत के समाज के बारे में खूब जानकारी मिलती है। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर वही हैं जिनको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और बाद में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी की कर दी थी इनके साथ, शायद उनका नाम हेलेना था। तो फिर उन्होंने मेगास्थनीज को दरबार में भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के, और वो 14 वर्ष तक यहाँ रहे। तो आप लिखना इसमें उपरोक्त में, अच्छा ये लिख लिया मेगास्थनीज सबसे प्रमुख है, ये लिख लिया। यस सर। तो कंटिन्यूएशन में लिखना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक राजदूत के रूप में रहे। 14 वर्ष तक राजदूत के रूप में रहे। हाँ जी, गुड इवनिंग।